नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर लाजपत राय महराज न्यूरोथेरेपी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, अभी के विषय है कुछ करने योग्य तथ्य अर्थात सम फॉलोएबल फैक्ट, जिनके अंतर्गत हम लोग देखेंगे ऐसे कौन कौन से तथ्य है जो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। इमरजेंसी के समय हमारे शरीर को ठीक करने के लिए ऐसे क्या क्या बहुत सारे अचूक नुस्खे हैं जिनके बारे में हम लोग अभी इस विषय में समझेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ करने योग्य तथ्य। दोस्तों, यदि क्रैम्प्स या पिंडली, जिसे हम लोग पैरों में गोला चढ़ना भी बोलते हैं, तो अगर किसी को अपने पैरों का नस खींचता है तो ऐसे कंडीशन में अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर रख करके चुटकी बजाने से आराम मिलता है। इसी प्रकार उबासी या जबड़ा लाख हो जाए तो हाथ को मुंह के सामने रखकर चुटकी बजाने से आराम मिलता है। तो हाँ दोस्तों, ये इसलिए होता है कि हमारी उंगलियों में बहुत सारे एनर्जी पॉइंट्स होता है, ऊर्जा केंद्र होता है, जिनके स्टिमुलेशन से जो पैर पिंडलियाँ हैं और जिनके जो टारगेट ऑर्गन्स है वहाँ पर पहुँच करके उस अंगों में रक्त का संचार, नर्व का संचार बढ़ जाता है, जिससे वहाँ के सेल्स को प्रॉपर मात्रा में प्राणवायु संवेदना मिलने से वहाँ के अंग ठीक से काम करना चालू हो जाते हैं। चाहे यह मुंह हो, चाहे पैर हो, चाहे शरीर के कोई भी पार्ट हो। अगर कहीं पर भी लॉकिंग हो रहा है, कहीं पर भी क्रैम्प्स आ रहे हैं या कहीं पर भी दर्द है, तो उससे रिलेटेड ऊर्जा केंद्र को एक स्टिमुलेट करने से वहाँ के दर्द ठीक हो जाते हैं। इसी प्रकार कान के छिद्रों को चारों दिशा में 3-3 बार दबाने से बीपी नॉर्मल हो जाते हैं। हाँ दोस्तों, कान जो होता है हमारे शरीर का संतुलन करने का काम करते हैं। कान के अंदर एक प्रकार के डक्ट होते हैं, ट्यूब होते हैं, और अंदर में एक गोलाई में एक डक्ट होता है जिससे हम लोग कॉकलिया बोलते हैं। उस कॉकलिया के अंदर एक प्रकार से फ्लूइड भरा रहता है। अगर यह फ्लूइड अपने नॉर्मल वैल्यू में ना होकर अगर कम हो जाए तो उस कंडीशन में उसमें वैक्यूम आ जाते हैं, कानों में वैक्यूम आ जाते हैं, एयर फंस जाते हैं, जिनकी वजह से उस व्यक्तियों में चक्कर आने चालू हो जाते हैं। उसी प्रकार कान के अंदर के फ्लूइड में अगर मात्रा बढ़ जाए, अगर फ्लूइड की दबाव अगर बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में कान के जो नर्व है उनमें दबाव आने की वजह से हमारे कई सारे नर्व में कॉन्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, जिनकी वजह से बीपी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में कान के चारों डायरेक्शन में, नीचे, सामने, ऊपर और नीचे, इन चारों दिशा को 3-3 बार दबाने से बढ़ा हुआ बीपी नॉर्मल हो जाता है, नर्व के रिलैक्स हो जाने के कारण। तो इसी प्रकार यदि नाक से पानी आ रहा हो तो यह चंद्र नाड़ी के खुला होने से एल्केडी बनने का सूचक है। हाँ दोस्तों, यदि किसी के नाक से पानी आ रहा है तो यह आयुर्वेद और न्यूरोथेरेपी के अनुसार चंद्र नाड़ी ज़्यादा चल रहा है, जिनके वजह से हमारे शरीर में पानी तत्व बढ़ जाता है, और शरीर में पानी तत्व बढ़ने की स्थिति को हम लोग एल्केली बढ़ने का सूचक मानते हैं। तो उस स्थिति में 10 मिनट तक अपने बाई करवट मतलब लेफ्ट साइड करवट सोना है, और लेफ्ट साइड करवट सोने से हमारे जो राइट साइड का नॉस्ट्रिल है वो ज़्यादा काम करेगा, और राइट साइड का जो नॉस्ट्रिल है जिसे हम लोग सूर्य नाड़ी बोलते हैं, तो राइट साइड का नाड़ी, राइट साइड का जो नॉस्ट्रिल है जिसे सूर्य नाड़ी बोलते हैं वो ज़्यादा चलेगा, तो हमारे शरीर में सूर्य तत्व बढ़ जाएगा, यानी कि एसिड तत्व बढ़ जाएगा, और पानी तत्व कम हो जाए यानी एल्कली तत्व कम हो जाता है, जिनकी वजह से नाक से पानी आना बंद हो जाएगा। इसी प्रकार आँखों के दोनों बाजू में छोटी छिद्र होती है। आँखों के दोनों बाजू में 2 छोटी छोटी छिद्र होती है, जिसे लैक्रिमल डक्ट बोलती है। ये 2 आँख हैं, जो नाक से सटा हुआ जो पार्ट है इसमें एक उभार है, दोनों साइड एक एक उभार है, तो इसी उभार को हम लोग बोलते हैं लैक्रिमल डक्ट कहते हैं। रोज नहाने के समय या कभी भी इनको 30 बार सहलाने से, इस तरह से 30 बार, ये आँख है, इनके साइड में नाक से सटे हुआ साइड में एक उभार दिखता है छोटा छोटा, इनको अपने अंगूठा दूसरी उंगली से इस तरह से पकड़िए और 30 बार घुमाते जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इस प्रकार 30 बार घुमाने से लैक्रिमल डक्ट में फंसा हुआ जो कचरा है वह बाहर निकल जाता है, जिससे आंखों में फंसा हुआ कचरा बाहर निकल जाने से आंखों में आंसू का प्रवाह बढ़ जाता है, जिससे आंखों के अंदर का दबाव कम हो जाने से आंखों की कई सारी बीमारियां ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, डेली नहाने के समय या कभी भी इन दिनों जो लैक्रिमल डक्ट है उनको 30 बार घुमाने से या सहलाने से
लैक्रिमल डक्ट के खुलने से इनके अंदर जो कचरा है वो बाहर निकलने से, आंखों में पानी की मात्रा बढ़ जाने से, आंसू की मात्रा बढ़ जाने से आंखों का सफाई हो जाते हैं। और जब आंखों की सफाई हो जाता है तो आंखों से रिलेटेड कई सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाते हैं। इनके अलावा हमें सीधे ही झटके से नहीं उठना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कान में स्थित डक्ट में फ्लूइड इनबैलेंस होने से चक्कर आ जाते हैं, जिन्हें वर्टिगो कहते हैं। यह फ्लूइड शरीर में संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हाँ दोस्तों, कभी भी हम सोए हैं और सोते समय हम लोग को सीधा झटके से नहीं उठना चाहिए, सामने की तरफ से नहीं उठना चाहिए। तो हमको कैसे उठना चाहिए और कैसे सोना चाहिए, इनके बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं, तो अभी भी आपको बताना चाहूँगा। तो कभी भी हमको सोना है तो सबसे पहले ज़मीन में बैठिए, अपने बेड में बैठिए, और बैठने के बाद कोई भी करवट में हाथों का सहारा लेते हुए करवट ले लीजिए। फिर करवट लेकर के सीधा होकर के सो जाइए, चाहे राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड से करवट लीजिए, कोई भी साइड से करवट लेकर के सीधा हो जाइए। ऐसे अगर करने से हम लोग सोए और उठे तो हमारे जो कानों में जो फ्लूइड है जिनमें इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, संतुलन बना रहेगा, जिससे चक्कर आना बंद हो जाएगा, वर्टिगो ठीक हो जाता है। तो यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जिसे हमें डेली रोज पालन करना चाहिए और लोगों को भी बताना चाहिए। इनके अलावा सर्दी होने पर दोनों नाक को एक साथ साफ करना चाहिए। एक नाक से ब्लोइंग नहीं करना चाहिए। एक नाक से जोर से ब्लोइंग करने पर नाक का म्यूकस कान की नाड़ियों में चले जाने से बहरापन हो सकता है। हाँ दोस्तों, अगर किसी को सर्दी है, एक नाक से पानी ज़्यादा आ रहा है और एक नाक जाम है, तो ऐसे कंडीशन में आप केवल एक ही साइड छिड़कते हो या ब्लोइंग करते हो, तो ऐसा नहीं करना है। अगर हम लोग एक नाक से अगर ब्लोइंग ज़्यादा करते हैं तो ऐसे कंडीशन में जो म्यूकस होता है, नाक से निकलने वाले जो पानी होते हैं, गाढ़ा चिपचिपा पानी होते हैं, जिसे हम लोग म्यूकस कहते हैं, जिसे कई लोग अपने सामान्य भाषा में रेमट भी बोल देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में यह जो म्यूकस है, एक साइड ज़्यादा ब्लोइंग करने से यह अंदर गले के साइड निकलने वाले जो डक्ट होते हैं उसमें चले जाते हैं, कान के नाड़ियों में भी चले जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में कान के नाड़ियों में चले जाने से बहरापन हो सकता है। तो यह आप लोगों को ध्यान देना है कि कभी भी छिड़कना हो तो दोनों नॉस्ट्रिल से, दोनों नथुने से बराबर मात्रा में छिड़कना चाहिए, ब्लोइंग करना चाहिए। पढ़ाई करने वाले बच्चों को न्यूरोथेरेपी उपचार के अलावा वीरासन करने से एकाग्रता शक्ति बढ़ती है, जिससे याददाश्त मजबूत होते हैं। हाँ दोस्तों, जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे बुजुर्ग हो चाहे जवान हो चाहे कोई भी हो, पढ़ने वाला हर कोई विद्यार्थी होते हैं। तो अगर वो लोग अगर पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और कभी भी क्या है याद करते समय भूल जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में उन लोगों को वीरासन नाम का एक योगा करना चाहिए। और वीरासन का मतलब है जो बजरंग बली जैसे बैठते थे, एक पैर के ऊपर दूसरे पैर, एक पैर के एड़ी के ऊपर अपने पूरा शरीर टिका देते थे और दूसरे पैर सीधा 90 डिग्री में रखते थे। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग वीरासन कहते हैं। तो इसमें एक पैर के एड़ी से अपने जो मूलाधार चक्र के पास जो रीढ़ की हड्डी है उनको टिका देते हैं, जिससे एक प्रकार से कुंडली जो है वो एक्टिवेशन होता है। और एडी से अगर स्पाइन को हम लोग प्रेस करते हैं तो स्पाइन के माध्यम से जो वेव है, जो सेंस है, वो हमारे ब्रेन में जाते हैं, सहस्त्रार चक्र में जाते हैं, पिनियल ग्लैंड में जाते हैं। और जैसे ही रीढ़ की हड्डी के माध्यम से जो कमांड है, जो इम्पल्स है, जो मैसेज है, वो ब्रेन के स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से ब्रेन में जाएगा, तो सहस्त्रार चक्र के जागृत होने से जो मस्तिष्क है वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाने से जो याददाश्त है वो अच्छे हो जाते हैं तथा शरीर की एक्टिविटी भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए शरीर में इम्यूनिटी भी पावर बढ़ता है, शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता है, एकाग्रता बढ़ता है, शरीर में बुद्धि बढ़ता है और शरीर हर कार्य में सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। इसलिए हमें डेली वीरासन करना चाहिए और दूसरों को भी बताना चाहिए इस वीरासन के बारे में, खासकर सभी विद्यार्थियों को, सभी स्टूडेंटों को। इनके अलावा पैर के अंगूठे तथा प्रथम उंगली के बीच एक नाड़ी होती है, जिनके दबने से वासना पूर्ति या विषय भोग की वासना खत्म हो जाता है। इसलिए साधु लोग खड़ाऊ या वाला चप्पल पहनते थे, जिससे काम वासना समाप्त हो जाते हैं। हाँ दोस्तों, आप सभी ने देखे होंगे कि जो साधु लोग होते थे वो लकड़ी का बना हुआ खड़ाऊ पहनते थे और ये खड़ाऊ में साइड का पट्टी नहीं होते थे, केवल अंगूठे और दूसरे उंगली के बीच में
को अंगूठे और उंगली के बीच में खड़ाऊ के जो डंडी होते थे उनको दबा करके रखते थे। खड़ाऊ के जो बीच में जो डंडी होते थे, इससे क्या है, अंगूठे और उंगलियों के बीच में जो नाड़ियाँ होते हैं जिनका संबंध हमारे जननांगों से होता है, जननांगों से होता है, जिनका संबंध L5 और सेक्रल नर्व के साथ होता है। और सेक्रल नर्व का संबंध जो होता है हमारे जननांगों के साथ होता है, जो वहाँ के जो हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करता है। अगर ज़्यादा समय तक खड़ाऊ से अगर ये नर्व दबा रहे तो काम वासना, इच्छा शक्ति या सेक्स करने की प्रवृत्ति कम हो जाते हैं और साथ ही शरीर में एकाग्रता बढ़ जाती है। तो ऐसे कंडीशन में खड़ाऊ पहनना ज़्यादा बेटर है, जिससे आदमी कोई भी व्यक्ति को अनावश्यक अपनी ऊर्जा गलाने की जरूरत भी ना पड़े, काम वासना से दूर रहे और विषय भोग की भावना खत्म हो जाए। इसलिए खड़ाऊ पहले के व्यक्ति पहनते थे, साधु संत पहनते थे। इसलिए चप्पल, आजकल चप्पल में भी ये कंडीशन आ गए हैं। अगर ऐसे कुछ कंडीशन मिले और अगर आपको काम वासना से बचना है तो आप लोग भी ये सब ट्राई कर सकते हो। इनके अलावा घरों में कॉल बेल कम आवाज वाले लगाना चाहिए। हाँ दोस्तों, घरों में कॉल बेल कम आवाज वाले लगाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा आवाज़ वाले म्यूजिकल बेल से सोते समय अचानक ही म्यूजिकल बेल बजने से झटके से नींद खुलने व उठने से चक्कर आ सकते हैं। हाँ दोस्तों, कोई भी इरिटेट करने वाले आवाज़ जो है हर किसी के मन मस्तिष्क को इरिटेट करते ही है। तो कभी भी घरों में अगर कॉल बेल लगाना है, घंटी भी लगवाना है, तो हमेशा ऐसा म्यूजिकल बेल ना लगा करके सिंपली रिंग टोन वाले आपको कॉल बेल लगवाना चाहिए, ताकि वो इनका जो आवाज़ है आपके मन मस्तिष्क को ज़्यादा इरिटेट ना करे। अगर म्यूजिकल बेल लगा देते हैं तो उस आवाज़ की वजह से व्यक्ति झटके से उठ जाने की वजह से कान का जो फ्लूइड है वो इनबैलेंस हो जाने से चक्कर आने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन से बचने के लिए आपको कॉल बेल में सिंपल ट्रिन ट्रिन या ट्विन ट्विन जो भी आपको आवाज़ पसंद है उस कंडीशन वाले आवाज़ को आपको लगाना चाहिए, ना कि म्यूजिक वाला। इनके अलावा बालों में हेयर डाई लगाने से यह जो डाई होता है, कलर डाई, हेयर डाई जो होता है, और 40 दिनों तक स्किन के द्वारा अवशोषित होकर रक्त में चला जाता है। हाँ दोस्तों, जो लोग अपने बालों में हेयर डाई लगाते हैं, यह जो हेयर डाई होता है इनमें अमोनिया होता है, और यह अमोनिया या अन्य रसायन जो होता है हमारे बाल के माध्यम से जो हेड के जो स्किन है इनके द्वारा एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में चला जाता है, और ब्लड से होते हुए या किडनी में जब जाता है तो यह रसायन किडनी को डैमेज करता है, और जब किडनी डैमेज होता है तो उस कंडीशन में ठीक से पेशाब नहीं बनता, और उस कंडीशन में जो टॉक्सिन पदार्थ है वो हमारे शरीर में रह जाने से शरीर में अनावश्यक रूप से सूजन आ जाते हैं, शरीर में साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं, शरीर दूषित होने के कारण कई सारे अन्य बीमारी आना चालू हो जाते हैं। तो आप लोग ध्यान देंगे, ऐसे कोई भी केमिकल वाले आपको हेयर डाई नहीं लगाना है, ना ही कलर या रासायनिक गुणों से बना हुआ मेहंदी नहीं लगाना है। अगर आपको मेहंदी लगाना है तो नेचुरल प्राकृतिक मेहंदी ही लगाना है, ताकि आपके मन मस्तिष्क को ठंडा रखे। तो आप लोग ध्यान देंगे कि कोई भी हेयर डाई बिना सोचे समझे नहीं लगाना है, नहीं तो आपकी किडनी, आपके त्वचा, अन्य अंगों में कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाता है। इनके अलावा नित्य ध्यान या मेडिटेशन करने से, या शुद्ध रूप से गायत्री मंत्र के जाप करने से, या अपने इष्ट देव का स्मरण करने से शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे शरीर में नई ऊर्जा का संचार तथा ओजमयी प्रफुल्लित मन व मस्तिष्क होते हैं। शरीर में स्थित वाल्व व नाड़ियाँ खुल जाती है, जिससे बीमारियां दूर होती है। हाँ दोस्तों, कभी भी आपको अगर समय मिले 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा या 1 घंटा, जब भी आपका जितना कैपेसिटी है उतने समय तक अगर आप अपने मन मस्तिष्क से आँख को बंद करके ध्यान आज्ञा चक्र में रखते हुए अगर आँख बंद करके अगर ध्यान करेंगे तो हमारे शरीर में अल्फा वेव जागृत होता है, अल्फा वेव चलता है, और अल्फा वेव के चलने से हमारे शरीर में एकदम पॉजिटिव एनर्जी का संचार होने लगते हैं। और जब पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है तो शरीर के जितना भी सेल, टिश्यू, अंग वो सक्रिय होकर के हमारे शरीर को चलाने के लिए अच्छे कार्य करने लग जाते हैं, जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसा करने से हमारे शरीर जो है ओजमय हो जाते हैं, तेजोमय हो जाते हैं, शरीर में एक प्रकार से औरा युक्त शरीर बन जाते हैं।
और मन मस्तिष्क खुलने के साथ साथ शरीर में जितना भी नाड़ियाँ हैं, जितना भी वाल्व है, उनके खुलने से हर प्रकार की बीमारियाँ दूर होने चालू हो जाते हैं। तो आप लोग कभी भी अपने समय अनुसार सवेरे जल्दी उठ करके ध्यान कीजिए, मेडिटेशन करिए, या गायत्री मंत्र का जाप करिए, या कोई हवन पाठ या जाप करने से आपके अंतर मन या अंतर्वाणी के रूप में चिकित्सा हो जाता है। और अंतर्वाणी एक चिकित्सा पद्धति होता है जो आत्मा और मन को शुद्धिकरण करने का काम करता है। अंतर्वाणी का मतलब होता है दोस्तों आत्मा और मन के शांति के लिए किया जाने वाला चिकित्सा पद्धति। तो ये जितना भी ध्यान, मेडिटेशन, हवन, पूजा पाठ, ये सब अथर्वणी के अंतर्गत आने वाले एक प्रकार के चिकित्सा पद्धति होते हैं। तो ये कोई भ्रम नहीं है, आप लोगों को समझना है। इनके अलावा हमारा शरीर शुद्ध रूप से प्राकृतिक पदार्थों से बना हुआ तथा प्राकृतिक पदार्थों को ग्रहण करने युक्त बना हुआ है। यह शरीर अनावश्यक बनावटी या आर्टिफिशियल पदार्थों को स्वीकार नहीं करता। उस स्थिति में कई सारे मेडिसिन तथा भोजन है जो शरीर के लिए अहितकर है, उन्हें नहीं लेना चाहिए। जैसे स्टेरॉइड, नशीले पदार्थ, चाय, कॉफ़ी, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट आदि अनावश्यक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो हाँ दोस्तों, हमारा शरीर जो है पंच तत्व, पंच महाभूत यानी प्राकृतिक रूप से बना हुआ शरीर है। इस शरीर को बनने के लिए, हमारे शरीर को जीवन जीने के लिए केवल 3 ही चीज़ों की ज़रूरत है जो हमको ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले ऑक्सीजन, जो शरीर के हर एक मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। दूसरा है सात्विक आहार यानी सात्विक पोषक तत्व, और तीसरा होता है पानी। इन तीनों चीज़ों के अलावा चौथा चीज़ों की जरूरत नहीं है। पोषक तत्व में वे सभी तत्व आ जाते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, विटामिन, ये सभी पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। अगर हम लोग अहितकर भोजन करें, अगर हम लोग सात्विक भोजन न करके प्राकृतिक रूप से खाना खाएं, या ज़्यादा तला हुआ चीज़ें खाएं, या ज़्यादा उबला वाला खाना खाएं, या ज़्यादा पकाया वाला खाना खाएं, या बॉटल पैक कोई भी पदार्थ खाएं या पिए, चाहे कोई प्रकार के अनावश्यक स्टेरॉइड, नशीले पदार्थ, चाहे कॉफ़ी, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट लेते हैं, तो ये सभी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है जो शरीर में कई सारी बीमारी आने के कारण बनते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप इन सभी पदार्थों को त्याग करके आप लोगों को शुद्ध सात्विक प्राकृतिक आहार लेना चाहिए जो अपक्वा आहार होना चाहिए, बिना पके हुए होना चाहिए, जिसमें ज़्यादातर सलाद होना चाहिए, ज़्यादातर सब्जियां होना चाहिए, ज़्यादातर फल और फलों का रस, सब्जियों का रस, जूस, सूप के रूप में आप लेने से आपके शरीर को शुद्ध रूप से, ओरिजिनल रूप से आपको न्यूट्रिशंस मिलेंगे। इसमें शरीर में जो टॉक्सिन पदार्थ है उनको खत्म करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स गुण रूपी आपको भोजन मिलेंगे। तो ऐसे पदार्थों को ग्रहण करने से आपके शरीर में आए हुए विभिन्न प्रकार की बीमारियां ठीक होने लगेंगे। इनके अलावा ऑफिस में कार्य करते समय कुर्सी में ज़्यादा देर तक एक ही स्थिति में बैठे रहने से कमर तथा पीठ में दर्द हो सकता है। उस स्थिति में शरीर को बीच बीच में हलचल करते हुए पोस्चर ठीक करना चाहिए। हाँ दोस्तों, कई बार क्या होता है, काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं, जैसे मैं काम करूँ, कंप्यूटर में भी काम कर रहा हूँ, तो एक ही पोजीशन में अगर ज़्यादा देर तक अगर बैठा रहूँगा तो उस पोस्चर में मेरा गर्दन झुका हुआ है, मेरा कमर झुका हुआ है, मेरा शोल्डर झुका हुआ है, और ज़्यादा समय तक यही पोस्चर एक ही कंडीशन में रहेगा, एक ही स्थिति में रहेगा, तो वहाँ के मसल्स में तनाव आ जाता है जो दर्द होने का कारण बनता है। तो ऐसे कंडीशन से बचने के लिए आपको बीच बीच में कमर को सीधा भी करना है, थोड़ा कंधे को मूवमेंट कर लेना है, ऊपर नीचे करके, बाएं दाएं करके, और गर्दन को थोड़ा ऊपर नीचे बाएं दाएं करके पोस्चर को ठीक कर लेना चाहिए, ताकि वहाँ के जो मसल में तनाव आए हुए हैं वो ठीक हो जाए और वहाँ पर रक्त का संचार सही मात्रा में होने से वहाँ की दर्द ठीक हो जाए। तो ये आपको हमेशा करना चाहिए। कंप्यूटर या टाइपिंग या लिखते समय ज़्यादा समय तक झुककर काम नहीं करना चाहिए। हाँ दोस्तों, अगर ज़्यादा देर तक अगर झुककर काम करेंगे, चाहे कंप्यूटर चलाते वक्त हो, चाहे लिखते हुए वक्त हो, चाहे पढ़ते समय हो, या कोई भी काम जिसमें ज़्यादा झुकने का काम होता है, तो ऐसे ज़्यादा झुकने वाले काम नहीं करना चाहिए। अगर झुक भी रहे हो तो शरीर को बीच बीच में आपको सीधा भी करना जरूरी है। सीधा इसलिए जरूरी है क्योंकि मसल में स्प्रेन ना आए, मसल में खिंचाव ना आए, मसल में जकड़न ना आए, इसलिए आपको बीच बीच में पोस्चर ठीक करना जरूरी है। नहीं, अगर आप हमेशा झुक कर ही काम करेंगे तो उस अवस्था में
कमर दर्द है, गर्दन दर्द है, पीठ दर्द है, सिर में दर्द हो सकता है। इनके अलावा दोनों हाथों में झुनझुनी हो सकता है, नमनेस हो सकता है, उंगलियों में सुन्नपन हो सकता है, उंगली में दर्द हो सकता है, मानसिक तनाव हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, आंखों में कमजोरी हो सकते हैं। उस स्थिति में शरीर को समय अंतराल में बीच बीच में शरीर को ज़्यादा देर तक न झुकाते हुए शरीर को बीच बीच में सीधा रखना चाहिए, हर अंगों का मूवमेंट कर लेना चाहिए और ज़्यादातर आपको हर 1 घंटे में 1 से 1.5 गिलास पानी भी पीते रहना है, ताकि एकाग्रता बढ़ने से एनर्जी का लॉस ज़्यादा हो जाता है और उस कंडीशन में शरीर में एसिडोसिस उत्पन्न हो सकते हैं। तो एसिडोसिस की कंडीशन को ठीक करने के लिए पानी ज़्यादा मात्रा में पीना है। एसिडोसिस का मतलब होता है शरीर में एसिड का बढ़ जाना। अगर शरीर में एसिड ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा तो भी शरीर में दर्द होने का कारण बन जाता है। तो शरीर में जमे हुए एसिड को कम करने के लिए पानी ज़्यादा मात्रा में पीते रहना चाहिए, बीच बीच में पीते रहना चाहिए, हर समय पीते रहना चाहिए। इनके अलावा कंप्यूटर या टीवी या मोबाइल आदि को अपने आँखों से अंतर बनाकर रखें, इससे आँखों की परेशानी नहीं होगी। ज़्यादा नज़दीक रखकर काम करने से आँखों की कमजोरी, सिर दर्द, मानसिक तनाव आदि उत्पन्न हो सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप लोग कंप्यूटर में काम कर रहे हो या मोबाइल ज़्यादा देर तक देख रहे हो, कंप्यूटर ज़्यादा समय तक देख रहे हो, तो इससे आपके गर्दन झुकने के साथ साथ आँखों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा, आपके दिमाग के ऊपर भी ज़्यादा लोड पड़ेगा। अगर आपके आँखों और दिमाग के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ेगा तो आँखों की रोशनी में तकलीफ आ जाएंगे, आपको चश्मा जल्दी लग जाएंगे, आँखों में दर्द रहेंगे और आँखों के दर्द के साथ साथ आपके सिर के दोनों साइड के कनपट्टी में भी दर्द हो जाएंगे। और आँखों में तकलीफ होने का जो सिम्टम्स है, आपके सिर के पीछे भी दर्द होना चालू हो जाएगा, क्योंकि आँखों का जो नर्व है वो सिर के पीछे एरिया में खुलता है, जो यहाँ से मैसेज को ग्रहण किया जाता है, आँखों के द्वारा देखे हुए मैसेज को ब्रेन के पीछे जो स्थित एरिया है, विजुअल एरिया है, ऑक्सीपिटल रीजन में वहाँ पर स्टोर किया जाता है। अगर आँख कमज़ोर होता है तो इनका जो रिफ्लेक्ट है सिर के पीछे दर्द के रूप में होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान देना, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे आपके गर्दन, आपके सिर, आपकी आँखों के ऊपर लोड पड़े। तो बीच बीच में आपको उस कंडीशन से बचने के लिए थोड़ा उन आँखों को झपकी करते रहना चाहिए, आँखों में पानी डालते रहना चाहिए, कमर को सीधा करना चाहिए, कंधे को ठीक करके रखना चाहिए। और सिर में अगर ज़्यादा दर्द हो तो थोड़ा 5-10 मिनट टहल लेना चाहिए, ताकि शरीर में प्रॉपर मात्रा में रक्त संचार होने से वो दर्द ठीक हो जाए। इनके अलावा ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम करने से वेरिकोज वेन्स, घुटने में दर्द, एड़ी में दर्द तथा कमर में दर्द हो सकता है। इसलिए हर 10 से 15 मिनट बाद थोड़ी देर के लिए बैठना जरूरी है। हाँ दोस्तों, ज़्यादा देर तक खड़े रहने से कई सारी बीमारियां हो सकते हैं, शरीर में कई सारे लक्षण हो सकते हैं। खासकर वेरिकोज वेन उन लोगों को होता है जो ज़्यादातर एक ही जगह पर 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा खड़े रहते हैं और जिनका ज़्यादातर खड़े होने का ड्यूटी है। ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो ज़्यादातर खड़े रह कर के काम करते हैं? जैसे चौकीदार होते हैं, ट्रैफिक पुलिस होता है और ऐसे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर है, जो फील्ड एरिया में काम करने वाले लोग हैं, जो ज़्यादातर चलने का काम करते हैं, या घर में काम करने वाले, किचन में काम करने वाले, मातृशक्ति है। ऐसे कंडीशन में उन लोगों के शरीर में वेरिकोज हो जाता है। पैरों में वेरिकोज होने का मुख्य कारण है शरीर में एसिड का बढ़ना, कम पानी पीना और वेंस में जो वाल्व है वो ब्लड में एसिड बनने की वजह से कमज़ोर होकर के नीचे की तरफ अटक जाना। तो इसलिए ऊपर का जो ब्लड सर्कुलेशन जो जाना चाहिए नर्व वेन के माध्यम से, वो वाल्व के खराब होने की वजह से नीचे वाले वाल्व में इकट्ठा हो जाते हैं ब्लड का सर्कुलेशन, इसलिए वहाँ का पार्ट फूला फूला दिखाई देता है, नाड़ियाँ फूला फूला दिखाई देता है पैरों में, जिसे हम लोग वेरिकोज वेन के नाम से बोलते हैं। और कई लोगों में यह गुच्छे के रूप में इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पर देखने से वह नीला दिखाई देता है, नीला गुच्छे के रूप में, मोटा उभार के रूप में दिखाई देने वाले पार्ट जो होते हैं जिसे वेरिकोज वेन कहते हैं। और ज़्यादा देर तक खड़ा रहने से घुटने में दर्द हो सकता है। घुटने में ज़्यादा दर्द इसलिए होता है, अगर शरीर ज़्यादा हैवी है, ज़्यादा भारी है तो पूरा लोड घुटने पर ही आएगा, इसलिए घुटने का जो गद्दी है उनमें दबाव आने से, नर्व में दबाव आने से, मसल्स में दबाव आने से, लोड पड़ने से घुटने में दर्द हो सकता है। साथ ही एड़ी में भी दर्द हो सकता है, कमर में भी दर्द हो सकता है हैवी वजन की वजह से।
एसिड बनने की वजह से। इसलिए ऐसे कंडीशन से बचने के लिए आप लोगों को 10 से 15 मिनट बाद थोड़ी थोड़ी देर के लिए उठना बैठना चाहिए, ताकि शरीर का एक्टिविटी मेंटेन रहे। इनके अलावा सामान उठाते समय दोनों हाथों से एक समान वजन उठाना चाहिए या रखना चाहिए। अन्यथा एक तरफ हाथों से ज़्यादा वजन होने से कमर का टेढ़ापन या रीढ़ की हड्डी टेढ़ेपन या स्क्लेरोसिस हो सकते हैं। हाँ दोस्तों, कभी कभी आप बाजार जाते हो, थैला लेकर जाते नहीं हो और आप लोग ऐसे ही पॉलीथीन में सब्जी लेकर के आ जाते हो, तो क्या होता है, पॉलीथीन का जो डंडी होते हैं हमारी उंगलियों के जो वेसल्स है, नर्व है, उनको दबा देते हैं, जिनके कारण वन साइड जो नर्व है उनमें खिंचाव आने से, सर्वाइकल नर्व में खिंचाव आने से गर्दन में दर्द आएगा, और गर्दन में दर्द के साथ साथ हाथों में दर्द आ जाएगा, साथ में उंगलियों में दर्द आता है। तो कभी भी पॉलीथीन में सामान लेते समय मोटे पट्टी वाला पॉलीथीन ना लेकर के उस पॉलीथीन को आप अपने थैले में रख लीजिए। अगर कभी भी पॉलीथीन में लेना हो तो पॉलीथीन की डंडी को आप रुमाल से बांध लीजिए और पूरी मुट्ठी में पकड़ करके डंडी को पकड़ने से सर्वाइकल नर्व में खिंचाव नहीं आएगा। इनके अलावा आप लोग ध्यान देंगे, कभी भी आप सामान लेते हो तो वन साइड ज़्यादा देर तक नहीं रखना। वन साइड ज़्यादा देर तक सामान एक हाथों में रखने से सर्वाइकल नर्व के साथ साथ गर्दन में दर्द होने के साथ साथ हाथों में दर्द और सुन्नपन हो सकता है। इनके अलावा एक साइड ज़्यादा सामान लग करके रखने से वन साइड शरीर झुक जाता है, और शरीर के वन साइड झुकने से शरीर टेढ़ा हो जाता है, और शरीर जब टेढ़ा हो जाता है तो उस कंडीशन को टिल्ट कहते हैं। टिल्ट कहते हैं। और उस कंडीशन में हो सकता है कि रीढ़ की हड्डी जो होता है, हमारे पीठ का जो हड्डी है, जिसके हम लोग क्या बोलते हैं, मनका बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं या स्पाइन बोलते हैं, उनमें टेढ़ापन हो जाते हैं। जब रीढ़ की हड्डी टेढ़ापन हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारे शरीर का जो बनावट है एक साइड टेढ़ा मेढ़ा झुका हुआ दिखाई देते हैं। तो ऐसे कंडीशन को स्कोलियोसिस कहते हैं। तो हाँ दोस्तों, कभी भी सामान लेना है तो आप दोनों हाथ में बराबर बैलेंसिंग रखिए। पॉलीथीन का यूज न करके पॉलीथीन की डंडी में आप रुमाल बांध करके दोनों मुट्ठी में बराबर पूरे हथेली में पकड़ करके डंडी को रखिए, ताकि नर्व में खिंचाव न आए। और ऐसा करने से आप कई सारे बीमारियों से, कई सारे लक्षणों से बच सकते हैं। तो अभी के विषय में बस इतना ही, आगे देखेंगे आने वाले समय में अगला टॉपिक। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ व मंगलमय हो। धन्यवाद।